आज के इस दौर में बेहतर सेहत का होना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये बेहतर सेहत मिलती है हमें अच्छे खाने से और बेहतर ग़िज़ा, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा यानी कि बैलेंस्ड डाइट से। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की फील्ड के बारे में। हम आपको बताएंगे कि क्या होती है ये फील्ड, किस तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं, किस तरह की तालीम हासिल कर सकते हैं आप, और एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। एक करियर के तौर पर फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसी के नतीजतन बड़ी तादाद में नौजवान, खासकर लड़कियां इस प्रोफेशन को अपनाकर कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। हम सभी जानते हैं आज के इस दौर में सेहत पर ध्यान देना सभी के लिए कितना जरूरी है। हमारी सेहत के लिए हमारा खान पान एक अहम हिस्सा है। सेहत को अच्छा रखने के लिए हमारे लिए एक मुतवाज़िन ग़िज़ा लेना जरूरी है। आज के इस दौर में लोग खान पान में ग़िज़ायत की कमी से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। हालांकि बैलेंस्ड डाइट किसी खास इंसान की अपनी जरूरतों पर मबनी होती है, इसीलिए इसे लेकर लोगों में अक्सर गलतफहमी भी रहती है। इसी गलतफहमी को दूर करके फूड न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से हमें सलाह देते हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपको भी फूड साइंस में दिलचस्पी है तो आप इसमें अपना करियर प्लान कर सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ने वाले नौजवानों को न्यूट्रिशनल डेमोन्स्ट्रेशन, वर्कशॉप, ग्रुप मीटिंग और स्टडी वर्क वगैरह में हिस्सा लेना होता है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशन, खान पान, फूड स्किल साइंस, खाना पकाने, खाने की तैयारी और प्लान वगैरह के बारे में गहराई से पढ़ाया जाता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सेहतमंद रहने के लिए जिस तरह से लोगों में बेदारी आ रही है, उसी के चलते फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में करियर के इम्कानात को भी 2 गुना कर दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई होगी। इसी फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की फील्ड के बारे में, और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेडी इरविन कॉलेज की डायरेक्टर प्रोफेसर अनुपा सिद्धू। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। लेडी इरविन कॉलेज में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम, आजकल का जो दौर है, हम देख रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी हो गया है। स्ट्रेस में लोग जी रहे हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, अपने लिए टाइम नहीं है, खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो हमारी जो डाइट है उसी से रिलेटेड एक ये फील्ड है, कोर्स है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, उसको आज हम कवर कर रहे हैं अपने इस शो के ज़रिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जो कुछ भी इस फील्ड के बारे में नौजवानों को जानकारी देंगी उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फील्ड को जानने के लिए। तो अगर हम एक लेमैन के ज़बान में जानना चाहें, आम भाषा में फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस क्या होता है, तो आप किस तरह से समझाएंगी? ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो हमने 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट भी किया। तो अब हमने थोड़ा डाइवर्स करके उसको फूड एंड न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कर लिया। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और पहले यूनिवर्सिटीज़ में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से भी चलता था। तो हमारा कॉलेज एटलीस्ट ये जो डिपार्टमेंट है ये 65 साल से फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से जाना चाहता था। शुरू ये न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हुआ, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन हुआ, और अब फूड एंड न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी कंबाइंड है। जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, करवट ले रहा है, हम उसकी ज़रूरतों को हमेशा समझते आए हैं। और लेडी इरविन कॉलेज अब हर पहलू में जो भी नेशनल पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट्स थी उस पे काम करता रहा है। तो जब न्यूट्रिशन की बारी आई तो हम पोषण माह, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये सब चीज़ें, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, और खाली एक फंक्शन की तरह नहीं मनाते हैं, नेशनली पैन इंडिया मनाते हैं। तो हमारा थोड़ा सा ये काम करने का तरीका शुरू से अलग रहा है। वो हमारे लिए एक नेशनल एजेंडा है।
सो न्यूट्रिशन हमेशा अहम था। बहुत सारे न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स पहले भी कंट्री में थे। पीएम और क्वाश्योरकर और मरासमस जो पीएम का हिस्सा है, अनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी, इन सब चीज़ों पे बहुत सालों से जोर रहा है और वो एक आवाम को मालूम है। लेकिन अब कुछ हद तक ऐसा हो गया कि लोगों ने मान ही लिया कि ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। थोड़ा कोविड के आने से लोग हिल गए, तो अब वो फूड सेफ्टी पे भी आ गए हैं और सैनिटेशन एंड हाइजीन पे भी आ गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, सेफ फूड्स की भी बात करते हैं। तो ये एक नया करवट है जो कि देश को जिसकी बहुत ज़रूरत है और अब देशवासी मांग रहे हैं। पहले हम बताते थे, अब वो मांग रहे हैं, तो हम बिल्कुल तैयार हैं और जिसको जौन सी बात जैसे पता करनी होती है हम वैसे बताते हैं जी। जाके हॉस्पिटल्स में काउंसलिंग देते हैं, मैटरनल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी पे, प्रेगनेंसी जननी सुरक्षा योजना की गाइडलाइंस, गांव में कैंप लगता है, वहाँ भी जाके बताते हैं। तो सिमिलरली बच्चों का है सैम चिल्ड्रन, सीवियर मेल न्यूट्रिशन के बच्चे, वो भी कम्युनिटी बेस्ड हैं, हॉस्पिटल बेस्ड हैं। तो हम हॉस्पिटल बेस्ड भी बताते हैं, कम्युनिटी बेस्ड भी बताते हैं और उससे पहले हम अपने बच्चों को अपने डिपार्टमेंट्स में तैयार करते हैं कि आपको जाके बताना क्या है। तो उनकी फ्लिप बुक्स तैयार हैं, एक रीडिंग मटेरियल तैयार है, उसको हमने लॉन्च किया हुआ है। तो हमारे वेबसाइट से और जो हमारे ये नेशनल प्रोग्राम्स हैं और उनकी बुक्स बना करके हमने उन बुक्स पे लॉन्च किया हुआ है। तो वो गवर्नमेंट साइट्स पे भी हमारी वो मटेरियल अवेलेबल है जो हमने पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट बनाई है। उसमें आप हमारा नाम नहीं पाएंगे, लेकिन जनता के लिए है तो हम नाम से नहीं चलते हैं, हम सब मिल के काम करते हैं और हमारे पास सब मटेरियल तैयार है। कभी बड़ी अलग किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कितना पानी गर्मी, कितना पानी सर्दियाँ, तो उस पर फिर रिसर्च करके हम एग्जैक्ट गाइडलाइंस बना के रिलीज़ करते हैं। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को तैयार करते हैं हॉस्पिटल्स में या कम्युनिटीज़ में जाके बताने के लिए कि किस तरह का न्यूट्रिशन या डाइट लेनी चाहिए लोगों को, औरतों को, बच्चों को। क्या कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है, जो कोर्स कराया जाता है आपके यहाँ या इन जनरल और जगहों पे भी, तो क्या कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है? सो हमारे कुछ कोर पेपर्स हैं जो लोग बीएससी न्यूट्रिशन या एमए बीएससी से बात कहती हूँ, वही पेपर्स का एडवांस वर्जन एमएससी में होता है। तो एक पेपर होता है बेसिक न्यूट्रिशन, उसमें हम फूड ग्रुप्स बताते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ कुकिंग बताते हैं, हर ग्रुप फूड ग्रुप में क्या न्यूट्रिएंट्स हैं ऐसा बताते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये एक बेसिक पेपर होता है। उसके बाद हम पब्लिक न्यूट्रिशन बताते हैं कि आवाम में किन चीज़ों की कमियां पाई जाती हैं, तो उसके लिए कौन से नेशनल प्रोग्राम्स हैं और वो उसकी क्या कवरेजेस हैं, आईएफए की गोली क्यों खानी चाहिए, कितने लोगों को खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, एडोलेसेंट को, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्ड एज। तो वो हम अलग अलग, विच वी कॉल द पेपर एज न्यूट्रिशन विद लाइफ साइकिल अप्रोच, ऐसा कहते हैं हम उसको। तो उसमें हम पूरी लाइफ साइकिल कवर करते हैं। थर्ड हमारा एस्पेक्ट होता है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, यानी कि अलग अलग बीमारियों में एक नॉर्मल डाइट को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो ये तीन हमारे कोर पेपर हैं और इनको, ये बेसिक में बहुत सिंपल सुनाई देता है, बट इनको समझने के लिए हमारे इलेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, तो हम उसमें मेटाबॉलिज्म पढ़ाते हैं कि ये न्यूट्रिएंट और फूड अंदर जाके क्या करता है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। वी कॉल दिस न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। देन पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ एंड डाइट पॉलिसी गाइडलाइंस एंड प्रोग्राम्स, तो वो भी हमको फिर ये बेसिक पेपर को सहारा देता है। फिर फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस बेस, अलग अलग फूड्स क्या हैं, उनके प्रोसेसिंग मेथड्स क्या हैं, तो वो भी हमारा एक इलेक्टिव होता है, ताकि कल कोई नया फूड इजाद हो जाए। जैसे बहुत साल पहले स्पिरुलिना एल्गाई, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या टॉक्सिसिटी है, वो आयरन रिच है, विटामिन ए रिच है, तो उससे क्या व्यंजन बन सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग उसको खाएंगे, तो उनको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो जब हम कुछ
कमरों में अपनी लैब्स में खाना पका रहे होते हैं, वो ना घर की रोटी बनाना नहीं सिखाते हम। हमारा पहलू उसको करने का, हमें 5 साल नहीं लगते ये सिखाने में कि रोटी कैसे बनाते हैं और दाल कैसे बनाते हैं। करते हुए हम यही नज़र आते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी नया फूड नॉर्मल डाइट में डालना है तो वो कैसे कैसे डालना है, बथुआ रोटी, बथुआ पूरी, चुलाई या ड्रम स्टिक लीव्स। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कितनी भी कोशिश करी, दवाइयाँ भेजी, कुछ करा, लेकिन कोई भी नियंत्रण नहीं है, न्यूट्रिशन उनका पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उनके लोकल जो व्यंजन हो, जो मटेरियल अवेलेबल है कि उनको खरीदना ना पड़े। और ये पिछड़े हुए इलाके हैं, कुछ ट्राइबल भी हैं, तो फिर उनको बताते हैं तुम ये काम ऐसे करो, ड्रम स्टिक लीव, मुरैना, उसमें नींबू डालो खाने के बाद तो विटामिन ए, आयरन अवेलेबल हो जाएगा, तो इसमें विटामिन ए है। तो अलग अलग बात जाके उनके पहलू से बतानी होती है। तो कोई हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो कोई बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी हमारी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकती है। तो कम्युनिटी में जा कर के हमें उनकी बात उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के रहन सहन में जोड़नी पड़ती है। बिल्कुल जी। मैम, कोर्सेज़ की अगर हम बात करें आपके कॉलेज में या हमारे मुल्क में, किस तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और किस तरह से उनमें एडमिशन लिया जा सकता है, और ख़ासकर अगर लेडी इरविन कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है? मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस होता है जो न्यूट्रिशन पढ़ाता है। उन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डिग्रियों का नाम में बदलाव लाए हैं और उसको वो बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स बोलते हैं, बीएससी फूड साइंस एंड डाइटेटिक्स भी बोलते हैं, हम होम साइंस ही बोलते हैं, और उसमें स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी की देते हैं। क्योंकि जो नए फूड्स आए हैं उन पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसको फूड बास्केट में कैसे देना है, फूड सेफ्टी कैसे करनी है और नॉर्मल डाइट में कैसे डालना है, तो वो न्यूट्रिशन और टेक्नोलॉजी का ब्लेंड है। तो हम वो अलग अलग भी नहीं पढ़ाते, अलग अलग भी पढ़ाते हैं, हम बीएससी फूड टेक्नोलॉजी देते हैं, बट हम वो उसको मिश्रित करके भी देते हैं ताकि बात पूरी समझ आ सके। तो जो फूड टेक्नोलॉजी है उसमें एडमिशन क्राइटेरिया पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, तो ये कॉम्बिनेशंस में हम उनको देते हैं। और जो होम साइंस का ट्रेडिशनल होम साइंस में जहाँ न्यूट्रिशन पढ़ाई जाती है उसमें हम ऑनर्स का प्रोग्राम जब देते हैं तो हम उसमें साइंस सब्जेक्ट्स को विद एनी अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट जो एज साइंस स्टूडेंट उन्होंने पढ़ा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड होम साइंस स्कूल में भी होती थी। एनईपी के आने से ये कॉम्बिनेशंस चेंज हो रहे हैं। तो अभी ये बात इवॉल्व हो रही है। हमने पिछले 2 साल में पॉलिसी को लिबरल कर दिया है, अभी टाइट नहीं किया है, बट ऑनर्स हम साइंस स्टूडेंट्स लेते हैं बेसिकली, जो स्कूल से साइंस पढ़ के आए हैं, और पास कोर्स में कोई भी स्ट्रीम पढ़ के आए तो हम उनको होम साइंस अलाउ कर देते हैं। ये फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि होम साइंस को सही मायने में समझने के लिए साइंस का फर्म होना बहुत ज़रूरी है। एक और तरीके से होम साइंस को मैं परिभाषित भी करती हूँ। होम साइंस कैसे समझी जाती है आवाम में कहना थोड़ा मुश्किल है। वो जो स्कूल में खिचड़ी बनती है, रिक्शा में जाती है, ऐसी वाली होम साइंस कभी भी नहीं थी और अब भी नहीं है। होम साइंस इज़ ट्रांसफ़र ऑफ साइंस टू कम्युनिटीज़ फॉर इम्प्रूविंग बेटरमेंट इन लाइफ। तो हम एक प्लेटफॉर्म न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं लेडी इरविन कॉलेज में, एक चाइल्ड डेवलपमेंट का करते हैं, उसमें चाइल्ड ग्रोथ, कंसेप्शन, जेस्टेशन, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ग्रोथ ऑफ मदर, पूरा उसकी भी लाइफ साइकिल अप्रोच है। और उसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब वो मकान भी सस्टेनेबल हैबिटेट, उसकी हम लीड्स प्रोटोकॉल में अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, हमारा MOU है मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ, तो कोई 15 साल से हम लीड्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। मैम, जो डाइटिशियंस होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, लोगों की सेहत से जुड़े हुए होते हैं, लोगों की सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं, तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उसमें
किस तरह की आप काबिलियत या हुनर देखती हैं, स्किल्स होना ज़रूरी मानती हैं ताकि वो बेहतर इस फील्ड में कर सकें? लोग जो कम्युनिटीज़ हैं या दूसरे लोग हैं, उनके जो आने वाले वक्त में क्लाइंट बनेंगे, वो उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मैंने अभी बताया कि उनको बेसिक न्यूट्रिशन होना जानना ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी हो या सेहत हो, बेसिक न्यूट्रिशन मीट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बीमारी में हॉस्पिटल टर्शरी केयर में भी हैं, तो अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो रिकवरी ठीक नहीं होती है। जो चीज़ एक हफ्ते में ठीक हो जानी चाहिए वो 2-2, 3-3 महीने चलती रहती है। तो न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर रिकवरी ऑल्सो। तो मैंने अभी बताया कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन हमारा स्पेशलाइजेशन पेपर है। हम बहुत इस बात की प्राइड रखते हैं कि हमारे जो अहम हॉस्पिटल्स हैं हमारी कंट्री के, नॉट जस्ट दिल्ली बट हमारी कंट्री के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप की और बाकी यूरोपियन कंट्री एंड अमेरिका, सब जगह हमारे डाइटिशियन 90 साल से अवेलेबल हैं। रिटायर हो गए हैं, वहाँ की आर्मी के राशंस देते थे, चाहे वो यूके था चाहे वो यूएस था। तो द बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट दैट वर नोन इन दीज कंट्रीज़ वर इंडियन पीपल एंड सम ऑफ देम, क्योंकि ये कॉलेज ब्रिटिश टाइम का था, तो सम ऑफ द ब्रिटिश पीपल हु पास्ड आउट फ्रॉम लेडी हार्वन कॉलेज बिफोर 1947 दे वेंट इनटू ब्रिटिश आर्मी एंड वर प्लानिंग रैशंस। तो सो ये हमारा एक अहम मुद्दा ना खाली डिज़ीज़ के साथ ही नहीं है, नॉर्मल हेल्थ के साथ है, आर्मी रैशंस के साथ है। तो वो रैशन इन अ हॉस्पिटल, रैशन एट होम, रैशन फॉर द कंट्री, रैशन फॉर आर्मी, ये सब हमारे मुद्दे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को ये करना आना चाहिए। जी, तो जैसे स्टार्टअप्स का दौर है, अब इस फील्ड के जो जानकार हैं उनकी अहमियत को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने अभी बताया मैंने कि आपको अभी एक अहम एग्जांपल दिया जी, कि वो हॉस्पिटल ना ज्वाइन करके अपना काम भी शुरू कर रहे हैं, क्लिनिक में ज्वाइन कर लेते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। वो शायद अभी तो ये ऐसा भी है कि वो पेशेंट्स वहीं थे, वो डाइटिशियन वहीं थी, तो उनको अब पता चला कि वो डाइटिशियन अब कोविड टाइम में कि वो नहीं जा रहे, अब उसने क्लिनिक खोल ली। तो बहुत सारा ट्रांजिशन ऐसे हुआ है कि क्लिनिक खोल ली। अब वो गुड़गांव से द्वारका मिलने जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल मीट है, कोई और मेथड है, तो वो ऑनलाइन मिल लेते हैं। मैम, हमारे मुल्क में अगर हम देखें तो आज भी बैलेंस डाइट के जानकारों की, मतलब इसमें अवेयरनेस की कमी है, जानकारों की नहीं, बैलेंस डाइट लेने के लिए एक कमी है लोगों में, अवेयरनेस नहीं जानते हैं ज़्यादा कि क्या खाना है, किस तरह के न्यूट्रिशंस हमें लेने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, किस तरह एज के हिसाब से किस तरह का खाना होना चाहिए। इसको आप किस तरह से देखती हैं और क्या कुछ ज़रूरी किया जाना चाहिए? इसको मैं एक सहज तरीके से बताना चाहूँगी, विच कैन बी अ पॉपुलेशन गाइडलाइन, कि फूड ग्रुप्स की एक डाइवर्सिटी है। कोई लोग 13 ग्रुप्स में करते हैं, कोई 10 में करते हैं, कोई 6 में, कोई 4 में। जो भी वो डाइवर्सिटी है अगर आपको समझ में आती है तो आपको डाइवर्स फूड लेना है। कोई फूड गुड एंड बैड नहीं होता। हाउ कैन पिज़्ज़ा बी बैड? इट्स अ नेशनल फूड फॉर मेडिटेरेनियन, इटली का नेशनल है। हिंदुस्तान आके फास्ट हो जाता है। फास्ट कैसे हो जाता है? बनाने का तरीका है। आप उसको ज़्यादा तेल में या घी में मत पकाइए, ज़्यादा चीज़ में मत पकाइए। इटली का मेडिटेरेनियन डाइट तो बेस्ट डाइट है। आधा किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर ठोको और खा लो। अब उस पर पिज़्ज़ा में चीज़ डाल दोगे तो थोड़ा चीज़ डालो तो प्रोटीन है, ज़्यादा चीज़ डालोगे तो फैट भी है, नुकसान भी करेगा। सो हर चीज़ ना मध्यम में ठीक होती है। अगर आप सही फूड ग्रुप्स में खा लेते हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आप क्या खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन आ गया, इसमें विटामिन सी आ गया, इसमें आयरन आ गया, ये जानना ज़रूरी नहीं है। सो एक बैलेंस डाइट खाएं, आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं कम है नापने तोलने की ज़रूरत नहीं है। और फूड कभी सही और बुरा बैड होता नहीं है। तो एक संतुलित आहार लेना, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने जो जवाब दिया है वो लिमिटिंग है। ये बोलने के बावजूद कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ये बात आसानी से समझ में नहीं आती है। तो वो समझने का एक ही तरीका है कि आप डाइवर्स डाइट खाओ, फूड डाइवर्सिटी में खाओ। फूड ग्रुप्स जानो कि सीरियल खाया, दाल खाई, दूध पिया, वेजिटेबल खाए, फ्रूट खाया, शुगर खाया, फैट खाया। सो अगर आपको ये फूड ग्रुप्स पता हैं, मैंने अभी सारे नहीं बताए वैसे, सो ये सब आपने आज की डाइट में खा लिया,
डाइवर्स हो गया, सब कुछ मिल गया। इससे ज़्यादा उतावली करने की ज़रूरत नहीं है और फिर जाओ जिम में और उसको बर्न कर दो। अब ये सब एबनॉर्मल है, नॉर्मल से दूर ले जाता है। जिम जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल मॉर्निंग वॉक फॉर 1 hour a day इज़ गुड इनफ। सिंपल वॉक अर्ली मॉर्निंग 1 hour a day। उसके लिए भी बच्चे पूछते हैं खाली पेट करें, खाना खा के करें। अरे कभी भी चलो, बस 1 घंटा चल लो दिन में। कुछ खा के जब भूख लग रही है तो खा के चल लो। खाली पेट चले जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, तो भागना मत खाली पेट। सो हर चीज़ का एक नियम है और नियंत्रण है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं कभी गुड एंड बैड फूड नहीं बोलती। चीनी मत खाओ, फैट मत खाओ नहीं बोलती। 2 चम्मच ही तो फैट खाना है, आराम से कोई से 2 खा लो, 2 चम्मच खाने। ज़्यादा खा रहे हो काट दो। चीनी भी 2 चम्मच ही तो खानी है, ज़्यादा खा रहे हो काट दो। सो कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत शौक़ है, पी लो, चाय में मत डालो। फिर उसके बाद मीठा मत खाओ। मीठा खाना चाहते हो, डिनर के बाद मीठा खा लो, फिर और कुछ दिन में मीठा मत खाओ। तो अगर आप नियंत्रण रख सकते हो, सब कुछ ठीक है, सब न्यूट्रिएंट्स ही मिलेंगे। कौन सा फूड कोई कार्डबोर्ड तो नहीं है कि बिना कुछ न्यूट्रिएंट दिए खा लिया जाएगा। खाओगे तो पूरा मिलेगा। सो सब चीज़ें खाओ, खुशी खुशी खाओ और नियंत्रण में खाओ। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है बैलेंस रखना। हर चीज़ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कुछ बताया मैम आपने इस फील्ड के बारे में, हमारी सेहत से जुड़े खाने को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे बैलेंस रखा जाए, ये सारी चीज़ें बताई। चलते चलते आपका मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमेशा कहा जाता है होम साइंस लड़कियों के लिए होता है, वैसे ऐसा नहीं है। स्कूल लड़कियों को ऑफ़र करता है, उसकी एक ये नेचुरल लिमिटेशन है। जो स्कूल्स बॉयज़ को ऑफ़र करते हैं वो भी होम साइंस पढ़ते हैं, पंतनगर जाते हैं और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा जाते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी इट्स ओपन टू बॉयज़। मेरी फैकल्टी में देर आर 4 मेल्स हु आर देयर इन द डिपार्टमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी में तो मेल्स होते ही हैं। तो सो देयर इज़ नो जेंडर बायस। तो मैंने आपकी जो बात आपने कही नौजवान के लिए, तो मैं नौजवान की बात को ध्यान से सोचते हुए बोल रही हूँ। लेकिन एनीबडी कैन मेक इट अ फील्ड। लेडी ओवन कॉलेज इज़ कॉलेज फॉर विमेन। तो आप मेरे पास आते हुए तो आप थोड़ा कतराएंगे। जब हम ओपन कर देंगे बॉयज़ के लिए, अभी हमारे मैंडेट में नहीं है। इट्स अ कॉलेज फॉर विमेन एंड वी वर्क ऑन विमेन एम्पावरमेंट, तो शायद इसलिए। लेकिन नौकरी के लिए कोई मनाही नहीं है और कल पढ़ाते वक्त हम थोड़ी सी सीट्स बढ़ा दें, ऐसा भी हो सकता है, तो कल अच्छा ही होगा। बाकी आप देश में जहाँ मर्जी जाएं, पूरे विश्व में जहाँ मर्जी जाके न्यूट्रिशनल साइंसेस पढ़ें, आपको उससे पर्सनली भी लाभ है और आपको प्रोफेशनल उपलब्धि भी ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा समझना है। फ्रॉम 90 years ऑफ अलमनाई जो हमारे कॉलेज के बहुत इलस्ट्रस हैं, तो इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एडवाइज़र टू US प्रेसिडेंट एंड देयर पॉलिसीज़, who is now 90 years old herself. So there is no dearth of people. So it is something which is nationally, internationally useful, personally and acclaimed. तो अगर और कुछ नहीं, ज़्यादा आपको नोबेल प्राइज़ नहीं मिलने वाला, तो कोई नहीं चाहते आप तो ना पाएँ। पर्सनली आपको सारी ज़िंदगी ये एजुकेशन साथ देगी। इसी को एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं। तो वो उसका पैसे में कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, ये आपके हाथ में है। आप जितना मर्जी उसमें से पैसा चर्न कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही बारीकी से और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक बैलेंस डाइट के लिए, सही खाने के लिए हमें बताई। ना सिर्फ एक करियर के तौर पर, लेकिन एक आम इंसान भी अगर खुद एक बैलेंस डाइट लेना चाहे, जो आपने अभी जिक्र किया था कि किस तरह से आपको मेजर करना है, अपने खाने को किस तरह से देखना है, तमाम बातें आपने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लेडी ओवन कॉलेज आए और आपने मुझे अपनी बात साझा करने को दी। शुक्रिया मैम। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर अनुपा सिद्धू जो हमें फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के बारे में जानकारी दे रही थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। अपने अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं।
उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।